हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुग्रह आईएएस एकेडमी। 50 दिन 50 मैराथन के माध्यम से आप लोग जीके जीएस के साथ साथ कंप्यूटर की भी तैयारी शुरू कर चुके हैं, है ना। तो जिसमें अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखा है और कंप्यूटर के विकास के बारे में देखा हम लोगों ने, है ना। क्या क्या देखा हमने? कंप्यूटर का सामान्य परिचय और कंप्यूटर के विकास के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे हुआ। जो हमारे पास अभी जो कंप्यूटर है ना, वो किस फॉर्म पे आया। अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो अभी जो चल रही है जनरेशन है ना, उसमें हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर का नाम सुनते हैं हम लोग। किसका? लैपटॉप देखते हैं हम लोग, है ना, लैपटॉप वगैरह देखते हैं। ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं जो हमारे सामने अभी हैं वर्तमान में जो है, क्या ये पहले इस रूप में रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्या है? कंप्यूटर का वर्गीकरण। अगर हम कंप्यूटर का वर्गीकरण देखते हैं या क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। जो पहला था जिसमें हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, दूसरा था कार्य पद्धति के आधार पर, और तीसरा था हमारा अकार्य और कार्य के आधार पे, है ना। तो आज हम जो देखेंगे वो हमारा है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। हार्डवेयर मैंने आप लोगों को बताया था कंप्यूटर का वह ऊपरी भाग जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, वो क्या कहलाता? हमारा हार्डवेयर कहलाता है ना। इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में देख चुके थे। अब तो जो हमारी पिछली क्लासों को जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाके पहले देखें, क्लास को अटेंड करें, है ना। तो आगे हम लोग आते हैं हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे। तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पे भी इसे 5 पार्टों में डिवाइड किया गया था। कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? 5 पार्टों में। तो जैसे हम इसको देखते हैं, इसमें जनरेशन के तौर पे डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम पहला देखते, इसमें 5 जनरेशन थी। पहला था फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, है ना। ये 5 जनरेशन में हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर वर्गीकरण किया गया था। तो हम पहले देखते हैं फर्स्ट जनरेशन देखते हैं, जिसका टाइम पीरियड जो हम देखते हैं 1942 से 1955 के बीच का था। जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था वो क्या था? 1942 से लेके 1955 के बीच में था। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन में, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें लिखा हुआ है निर्वात ट्यूब। क्या लिखा हुआ है? निर्वात ट्यूब। हम लोगों ने देखा था फर्स्ट में, जब हम लोग कंप्यूटर का विकास जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, तो हमने क्या देखा था? जो कंप्यूटर है वो किस फॉर्म पे होता था? बहुत बड़े बड़े आकार के रूप में होता था, है ना। मतलब जो उसका आकार होता था वो कैसा होता था? बहुत ही ज्यादा बड़ा होता था। अब हम यहाँ निर्वात ट्यूब की बात करते हैं। निर्वात ट्यूब होता क्या है ना, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निर्वात ट्यूब को समझने के लिए हम देखते हैं, निर्वात ट्यूब एक प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, एक बॉटल होती है, बॉटल का 2 सिरा होता है, वैसे ही निर्वात ट्यूब का फॉर्म होता था, है ना। अगर हम देखें तो निर्वात ट्यूब का उपयोग कैसे होता था, अगर हम देखते हैं जो प्रोसेसर की बात करते हैं ना, प्रोसेसर मतलब प्रक्रिया करने वाला, तो जो प्रोसेसर के रूप में निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया। निर्वात ट्यूब मैंने बताया ना, एक बॉटल जैसे होता है उस टाइप सा दिखता था, एक सिरा ऊपर एक सिरा नीचे। तो एक सिरे में उसके सिलिकॉन की परत होती थी और एक सिरा जो उसका होता था उसमें जर्मेनियम होता था। तो इस स्ट्रक्चर में होता था, जिसका उपयोग हम किसके रूप में करते थे? माइक्रो प्रोसेसर के रूप में करते थे, है ना। अगर हम फर्स्ट जनरेशन में निर्वात ट्यूब को जब हमने उपयोग किया तो हमें देखने को मिला कि जो निर्वात ट्यूब था उसको लगाने के लिए या उसको रखने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती थी। स्पेस की जरूरत के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा खर्चीला था। क्योंकि खर्चीला इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें थी। इसे पर्टिकुलर एक रूम चाहिए होता था जहां पे इसको रखा जा सके, है ना। उसके साथ साथ इसमें इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा उपयोगिता होती थी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा लगती थी। और इसको चलाने के लिए अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इसको हम अगर देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था, मतलब ये बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता था। तो इसको ठंडा करने के लिए अलग से हमें इसके लिए रेफ्रिजरेटर रखना पड़ता था कि ताकि ये क्या रह सके, ये ठंडा रह सके, है ना। तो निर्वात ट्यूब का जो बनावटी है जो बनावट है वो कैसी थी, जो मैंने अभी आपको समझाया, है ना। आगे हम निर्वात ट्यूब के बारे में देखते हैं। तो जो उसकी लैंग्वेज थी, है ना, हमने आगे हमारे कंप्यूटर को देखा था। तो जो हमारा कंप्यूटर था हमने उसकी लैंग्वेज को देखी कि कहीं ना कहीं उसमें क्या होती थी? गड़बड़ी होती थी, है ना। तो वहीं अगर हम इसके लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो इसकी लैंग्वेज थी या जो इसकी भाषा थी वो कैसी थी? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है निम्न स्तरीय व मशीनरी भाषा थी। कैसी थी? निम्न स्तरीय, मतलब इसकी जो लैंग्वेज थी लो लेवल की लैंग्वेज थी, ठीक है। आगे हम यहाँ इसमें देखते हैं, इसके स्टोरेज की बात करते हैं। तो जो इसका स्टोरेज है ना, इसका जो स्टोरेज है वो किस फॉर्म पे था? पंच कार्ड और पेपर टेप में। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि पंच कार्ड क्या होता है ना। तो इसका जो स्टोरेज फॉर्म था वो किसमें था? पंच कार्ड और पेपर टेप के बेसिस पे था। अब हम इसकी स्पीड की बात करते हैं। तो जो इसकी स्पीड है
105 माइनस 10 माइनस 6, मतलब ये इसकी स्पीड थी, मतलब इसको बोल सकते हैं ये पर सेकेंड में इतनी तेजी से चलता था। ठीक, आगे हम इसके उपयोग की बात करते हैं, तो इसका उपयोग कहाँ था, है ना, निर्वात ट्यूब के आने से कंप्यूटर के उपयोगों के बारे में देखते हैं। तो अधिकतर हमने देखा था, जो हमारे स्टार्टिंग में हमने देखा था, जो हमारा कंप्यूटर है उसका उपयोग किस में किया था, व्यावसायिक कामों में किया जाता था, है ना। उसको बढ़ा के कहाँ पर किया जाने लगा, इसका काम वैज्ञानिक अनुसंधानों में किया जाने लगा, है ना। किसमें किया जाने लगा, वैज्ञानिक अनुसंधान में। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, है ना, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। तो पहला यहाँ दिया हुआ एनिएक, यूनिवैक, है ना, हम लोगों ने पढ़ा। और भी ऐसे कंप्यूटर है जो कौन सी जनरेशन में आते हैं, फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। मैंने बता दिया है एनिएक क्या है, यूनिवैक क्या है ना। जिनको नहीं पता तो वो पिछली वाली क्लासेस को देख सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आगे हम आते हैं सेकेंड जनरेशन की ओर। सेकेंड जनरेशन की अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1956 से लेकर 1964 के बीच में है ना। इसमें अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन में हमने निर्वात ट्यूब देख लिया। सेकेंड जनरेशन में जो माइक्रो प्रोसेसर का रूप है वो सेमी ट्रांजिस्टर ने ले लिया। किसने ले लिया, सेमी ट्रांजिस्टर ने ले लिया, है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं सेमी ट्रांजिस्टर होता कैसे है ना, तो आप लोग देखेंगे जो सेमी ट्रांजिस्टर होता है उसको मैं बताने के लिए यहाँ एक ड्रॉ करती हूँ, है ना। जो सेमी ट्रांजिस्टर का फॉर्म होता था वो इस तरीके से दिखता था, इस तरीके से। यहाँ पे सिलिकॉन लगा दिया जाता था दोनों सिराओं पे और यहाँ पे जर्मेनियम, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर ये है, इस फॉर्म पे दिखता था। जो सेमी ट्रांजिस्टर था वो ऐसे दिखता था, ठीक है। अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं, इसमें कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया गया, तो इसकी जो लैंग्वेज थी सेमी ट्रांजिस्टर का जैसे ही हमने उपयोग किया तो इसकी जो हमारे निर्वात ट्यूब की जो गति थी या जो स्पीड थी वो इसमें क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। तो इससे वेल डेवलप फॉर्म में कौन था, हमारा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, है ना। तो इसकी जो भाषा है, जो इसकी लैंग्वेज है वो भी क्या हो गई, हाई लेवल की हो गई, मतलब उच्च स्तरीय भाषा हो गई, उच्च स्तरीय भाषा हो गई। यहाँ हमने देख लिया लैंग्वेज, है ना। जो हमारा इसका स्टोरेज की बात करते हैं तो हमने स्टोरेज के फॉर्म पे यहाँ मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को लिया। जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है उसमें स्टोरेज के फॉर्म पे कौन आ गया, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क आ गया, है ना। अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं तो 145 का स्क्वायर में अगर -6 देखते हैं तो सेकंड में अगर हम उसको नापते हैं, अगर हम देखते हैं तो एक सेकंड में वो जो हमारा एक सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है ना, इतनी स्पीड गति से जो हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो चलता था, ठीक है। अगर हम इसके उपयोग की बात करते हैं, इसकी उपयोगिता कहाँ थी, है ना। तो इसकी जो उपयोगिता है वह व्यवसाय तथा उद्योगों में था। मतलब क्या है, ये जो कंप्यूटर का उपयोग जो हुआ वो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ, व्यवसाय और उद्योगों में हुआ, है ना। अगर हम इसकी और आगे बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को इतना डेवलप बनाया गया कि वो बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम में पहुंच गया। कहाँ, बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग समझते हो कि बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना। जो हमारा सिस्टम है उसको सिस्टमैटिक तौर पे अगर हम देखते हैं चलाने के लिए एक पर्टिकुलर एक स्पेस, अच्छे से बैठने के लिए व्यवस्था, रखने के लिए व्यवस्था, उसको हम बोल सकते हैं बेंच ऑपरेटिंग, ठीक है। उस फॉर्म पे रखा गया या उसका विकास हुआ, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था हमारा निर्वात ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में हमारा क्या हुआ, सेमी ट्रांजिस्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर। अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन की ओर। थर्ड जनरेशन की ओर जैसे ही हम आते हैं तो उसका हम टाइम पीरियड देखते हैं। उसका जो टाइम पीरियड है 1965 से लेके 1975 के बीच में, जो हमारा थर्ड जनरेशन है उसका टाइम पीरियड क्या है, 1965 से लेके 1975 के बीच का, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर का फॉर्म है वो बदल जाता है। क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। उसके स्थान पे क्या जाता है, इंटीग्रेटर सर्किट। क्या जाता है, इंटीग्रेटर सर्किट, है ना। जो इंटीग्रेटर सर्किट होता है वो 1000 ट्रांजिस्टर से मिलके बनता है। वो किससे मिलता है, 1000 ट्रांजिस्टर से मिलके बनता है। मतलब आप लोग सोच सकते हैं जहाँ निर्वात ट्यूब था वहां फिर क्या आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर के आने से जो लैंग्वेज थी या जो स्पीड थी वो क्या हो गई, पर्टिकुलर बढ़ गई। तो आप लोग जो सोचो कि जहां एक ट्रांजिस्टर था वहां स्पीड बढ़ जाती, तो वहीं अगर हम 1000 ट्रांजिस्टर ला देते हैं तो उसकी स्पीड कितनी दो गुनी हो जाएगी, है ना, कितनी गुनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वही हम देखते हैं जो हमारा इंटीग्रेटर सर्किट चिप था वो किन से बनता था, वो 1000 ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता था, है ना। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। कितने पार्टों में डिवाइड किया गया था, दो पार्टों में डिवाइड किया था। पहला है SI और दूसरा है MSI। पहला क्या है, SI और दूसरा है
MSI। अगर SI का फुल फॉर्म देखते हैं तो SI को बोलते हैं स्मॉल इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटीग्रेशन, है ना। और सेकेंडली हम देखते हैं MSI को, तो MSI का फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इतना आप लोग समझ गए? ठीक है, आगे हम चलते हैं, इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होती थी, है ना। अभी हमने देखा कि कैसी थी, लो लेवल थी, हाई लेवल थी। अब इसमें तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिल गए, तो इसकी जो लैंग्वेज होगी ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या होगी, हाई लेवल की होगी, है ना। अगर हम इसमें स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज, है ना, तो स्टोरेज में इसमें मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क ऑलरेडी था हमारे ट्रांजिस्टर में, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे रैम का विकास हुआ। किसका? रैम का, है ना। तो रैम का हम फुल फॉर्म क्या देखते हैं, जो रैम होता है उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या बोलते हैं उसको? रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो हमारा जो रैम का विकास, हमें ऐसा पूछता है कि रैम का विकास किस जनरेशन में हुआ। क्या पूछता है कि रैम का विकास किस जनरेशन में हुआ? तो रैम का विकास थर्ड जनरेशन में हुआ। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना। आगे हम इसमें और देखते हैं कि रैम के विकास के साथ साथ कीबोर्ड मॉनिटर के प्रयोग का शुरुआत हुआ। आज जो हम लोग कीबोर्ड मॉनिटर का उपयोग करते हैं, है ना, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये कौन से जनरेशन में है, ये जो अभी हम लोग चलाते हैं वो कौन से जनरेशन से उठ के आया, तो ये किस जनरेशन से उठ के आया? ये थर्ड जनरेशन से उठ के आया, है ना। और आगे हम देखते हैं इसके बारे में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जो पार्ट्स है। आज हम लोग देखते हैं ना कि हमारे पास अगर हमारा कभी कीबोर्ड या मॉनिटर या माउस कभी काम नहीं करता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको दूसरा जाके ले आते हैं या एक्सचेंज कर लेते हैं ना। लेकिन ये हमें मिलना कब से स्टार्ट हुआ कि ये हार्डवेयर अलग मिले, सॉफ्टवेयर अलग मिले, अलग अलग फॉर्म पे मिले, तो ये हमें मिलना स्टार्ट हुआ थर्ड जनरेशन से। कब मिलना स्टार्ट हुआ? थर्ड जनरेशन से, है ना। मेरे को लगता है इतना अभी तक आप लोगों को इतना जो मैंने बताया वो क्लियर होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम चलते हैं फोर्थ जनरेशन की ओर। कहाँ चलते हैं? फोर्थ जनरेशन की ओर। तो जो फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है वो 1976 से लेके 1989 के बीच में। कब से है? 1976 से लेके 1989 के बीच में, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर के रूप में LSI और VLSI का प्रयोग होने लगा। किसका? अब आप सोच रहे होंगे कि ये LSI क्या है, VLSI क्या है ना, तो इसका मैं फुल फॉर्म बताती हूँ कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जो हमने अभी देखा था, हमारा जो इंटीग्रेटर सर्किट चिप था, उसमें हमने क्या देखा था? स्मॉल इंटीग्रेशन देखा था और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन देखा था, है ना। इसी का ये क्या है? बड़ा रूप है। इसका ही क्या है? ये बड़ा रूप है। जैसे कि LSI का जो फुल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? लार्ज यानी होता है बड़ा, है ना। और फिर उसका जो मैंने सेकेंडली बताया था आपको VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब उससे भी बड़ा, है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर के फॉर्म में हमने किसको लिया? LSI और VLSI को लिया, ठीक है। इतना क्लियर आपको। अब हम इसकी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि इसको जो लैंग्वेज थी, नेक्स्ट हमने जो थर्ड जनरेशन में देखा, तो उसकी जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी? हाई लेवल थी, है ना। तो यहाँ भी इसकी लैंग्वेज कैसी होगी? हाई लेवल की होगी, है ना। अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं, इसके स्टोरेज की बात करते हैं, तो जो इसमें स्टोरेज के फॉर्म में हमने देखा था मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, है ना, इसको हमने देखा था किसमें? स्टोरेज के फॉर्म पे। तो यहाँ जो इसका जो स्टोरेज है वो मेमोरी में कन्वर्ट हो गया। मेमोरी कार्ड्स वगैरह आप लोग अभी यूज करते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये कौन सी जनरेशन से आई? फोर्थ जनरेशन से आई, है ना। रैम और इसके साथ साथ में मेमोरी प्लस रैम, रैम ने हमने थर्ड जनरेशन में देखा था, रैम ने यहाँ भी जगह ले ली, प्लस उसके साथ साथ क्या है, यहाँ हमारा मेमोरी भी आ गया, ठीक। यहाँ क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, एग्जाम्पल के लिए बोले इसकी स्टोरेज की बात करते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए लैन वैन बोलते हैं ना, तो लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? LAN। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लाइट एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, लाइट एरिया नेटवर्क, ठीक है। या WAN वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। आप लोग जानते होंगे इनका फुल फॉर्म तो वैसे तो, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके और हम जानते हैं कि फोर्थ जनरेशन में और हुआ क्या, है ना। इसमें हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जानते हो, ऑपरेट करना मतलब कंप्यूटर को अच्छे तरीके से ऑपरेट करने का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट मान सकते हैं वो हम किसको मान सकते हैं? फोर्थ जनरेशन को मान सकते हैं, है ना।
जो अभी हम लोग विंडोज की बात करते हैं, अभी हमारे पास जो कंप्यूटर्स आए हुए हैं विंडोज 7, 11 है ना, ये सब का जो हम बोल सकते हैं विकास किस जनरेशन से हुआ, 4th जनरेशन से हुआ। अगर और हम इसकी बात करते हैं तो GUT मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, अभी हम लोग जो बोलते हैं कि जो ग्राफिकल्स वगैरह जो चल रहे हैं ना, जिनका भी बहुत ज्यादा प्रचलन है, तो इनका विकास कौन सी जनरेशन से हुआ, 4th जनरेशन से हुआ। सेकेंडली हम देखते हैं यहाँ पे पीसी दिया हुआ, पीसी मतलब आप लोगों को पता है पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर, है ना, तो पर्सनल कंप्यूटर का भी विकास कौन सी जनरेशन से हुआ, 4th जनरेशन से हुआ, है ना। आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक अभी तक जो मैंने बताया उसे समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं हमारी 5th जनरेशन। क्या देखते हैं हम, हमारी 5th जनरेशन। तो जो 5th जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1990 से अब तक, मतलब अभी जो हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं या जो उपयोग कर रहे हैं वो अभी कौन सी जनरेशन में आते हैं, 5th जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो हम 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करते हैं या अभी जो चल रहे हैं उन कंप्यूटर्स की बात करते हैं कि उनमें ऐसी कौन सी चीजें हैं, है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर के फॉर्म पे किसका प्रयोग किया जाने लगा, ULSI का, ULSI का और SLSI का। ULSI मतलब क्या होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। अल्ट्रा लार्ज मतलब ज्यादा से भी ज्यादा उपयोग में आने वाला जो हमारा जो है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सेकेंडली हम देखते हैं SLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, है ना। मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो बहुत ही ज्यादा किस रूप में मतलब रूप में आ गया, स्ट्रॉन्ग रूप में आ गया, मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्या बोल सकते हैं, उसका जो आकार है वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। छोटा होने के साथ साथ जो उसकी स्पीड है वो क्या हो गई, और भी ज्यादा बढ़ गई, है ना। अगर हम देखते हैं ये चीज हमारे कंप्यूटर में आई तो क्या हुआ, है ना, ये चीज हमारे कंप्यूटर में आई तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जो हमारे कंप्यूटरों का जो आकार है ना, बोल सकते हैं उसका आकार मतलब बोल सकते हैं उसकी जो बनावट है वो क्या हो गई, छोटी हो गई। हमने देखा था जो हमारा कंप्यूटर स्टार्टिंग में था वो बड़े फॉर्म पे था, लेकिन जैसे ही 5th जनरेशन में हमने ULSI और SLSI का प्रयोग किया तो माइक्रो प्रोसेसर का जो रूप है ना, जो उसकी जो जगह है वो क्या हो गई, छोटी हो गई। छोटी होने के साथ साथ उसकी गति में क्या होगी, वृद्धि हो गई, है ना। तो हम देखते हैं कि ULSI और SLSI के बारे में, तो करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर से उपयुक्त होता है ये। मतलब आप लोग सोचो कि हमने बात कहाँ की थी, नॉर्मल एक माइक्रो प्रोसेसर की, यहाँ कितने माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है, यहाँ करोड़ों माइक्रो प्रोसेसर की बात हो रही है ना। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो और भी ज्यादा तेजी से चलेगा, है ना, और भी ज्यादा हमारे लिए मल्टीपल वर्क करेगा, है ना। आगे हम देखते हैं इससे हुआ क्या, इसके उपयोग आने से जो हमारे अभी के जो कंप्यूटर है, ये जो 5th जनरेशन के जितने भी कंप्यूटर है ना, उसमें क्या हुआ, तो उसमें हम देखते हैं कि छोटे छोटे कंप्यूटर का विकास हुआ। मतलब अत्यंत छोटे, जैसे हम लोग देखते हैं कि आसानी से आज हम लोग जो लैपटॉप है ना, उसको कहीं भी क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। मतलब उसका आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। पहले क्या होता था, कंप्यूटर एक जगह होता था, हमें कंप्यूटर के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि हम हमारे साथ हमारे लैपटॉप को लेके जा सकते हैं, है ना, वो एज इट इज वही काम करता है, ठीक। आगे हम देखते हैं मल्टीमीडिया और एनिमेशन का विकास हुआ। मल्टीमीडिया मतलब आप लोग समझते हो कि बहुत सारे मल्टीपल वर्क हम एक ही जगह पे करें, एक ही जगह से कर सके, जैसे शिक्षा हो गया, है ना, एजुकेशन हो गया, और हमारा जैसे कि क्या बोल सकते हैं, मनोरंजन हो गया, है ना। उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हम एक स्थान पे करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। और एनिमेशन का वर्क भी हमारे किस कंप्यूटर पे, किस जनरेशन पे आ गया, वो हमारा आ गया 5th जनरेशन पे, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसके साथ साथ 5th जनरेशन में और क्या हुआ, तो 5th जनरेशन में जो है वो इंटरनेट का विकास हुआ। इंटरनेट का विकास हुआ, आप लोग देखते हो कि बिना इंटरनेट के तो अभी कोई भी चीज संभव नहीं है ना। जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीजें किससे चलता है, इंटरनेट से चलता है ना। तो जो इंटरनेट के बारे में हम देखेंगे तो आप लोग जानते हो www. जो दिया हुआ उसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका भी विकास कब हुआ, 5th जनरेशन में हुआ, है ना। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो ईमेल, आज हम लोग क्या करते हैं, ईमेल आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, है ना। तो ईमेल का भी विकास कब हुआ, 5th जनरेशन में हुआ। अगर हम ईमेल का फुल फॉर्म देखते हैं तो ईमेल को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल,
ठीक है, आगे हम और देखते हैं 5th जनरेशन में। तो स्टोरेज के फॉर्म पे यहाँ ओपी, सीडी और डीवीडी। तो जो ओपी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क, है ना। सीडी आप लोग तो जानते ही होंगे सीडी क्या होता है ना। डीवीडी क्या होता है ये भी आप लोगों को पता है। मतलब हमने इसका उपयोग किसके रूप में किया, स्टोरेज के फॉर्म में किया, है ना। अगर आप लोग देखते हो कि जैसे कि कहीं भी शादी पार्टी वगैरह हो रही है ना, तो वो क्या करते हैं, उनका जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड करते हैं, उनका जो डेटा होता है वो सीडी या डीवीडी के फॉर्म पे रखते हैं और स्टोर करते हैं। तो वैसे ही हम लोग देख सकते हैं स्टोरेज का फॉर्म क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। और तो इसमें क्या किया गया, दो प्रोसेसरों को जोड़कर पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर की गति को तीव्र कर दिया गया। मतलब हमने यहाँ देखा एक प्रोसेसर प्लस एक प्रोसेसर दोनों को जोड़ कर क्या कर दिया गया, यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग कर दिया गया, जिससे जो कंप्यूटर है उसकी गति और क्या हो गई, तेज हो गई, है ना। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग देखते हैं जो हमारा जो अभी कंप्यूटर जो चल रहा है ना, अभी हम देखते हैं 5th जनरेशन में ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर है जो बहुत ही ज्यादा गति से चलते हैं, जिनमें से एक का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर, है ना। सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट चलने वाला कंप्यूटर है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो जो हमारा चैप्टर था, जो कंप्यूटर का वर्गीकरण था, इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, है ना। हमने देखा था हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, जिसे कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला है हमारा 1st जनरेशन के कंप्यूटर, हमारा 2nd जनरेशन कंप्यूटर, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन एंड देन 5th जनरेशन, है ना। ये हम लोगों ने आज देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट बचा हुआ जो है हमारा कार्य पद्धति के आधार पर और आकार के आधार पर, तो ये जो हमारा बचा हुआ जो पार्ट है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जब तक आप लोग अच्छे से रहिए और हमारे साथ बने रहिए, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें। धन्यवाद।